वेलकम टू स्टडी विद एमएस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश पीजीटी का एग्जाम है, ये ऑनवर्ड 29 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है। कब से? 29 मार्च 2024 से। इसमें जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट है, वो चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, या चाहे कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिनका पीजीटी का एग्जाम है, इसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है, ये सभी के लिए इक्वल रहेगा, जनरल रहेगा। यानी कि जो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चाहे हमारा कोई भी पेपर है, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, इसमें हमारा जो फर्स्ट पेपर है, वो जनरल रहेगा। आपको पता है कि 2 पेपर होंगे इस बारी। एक फर्स्ट होगा, ठीक है? फर्स्ट पेपर हमारा जनरल होगा, और जो सेकंड पेपर है, ये हमारा सब्जेक्ट का होगा। होगे तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही, और वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। और जो फर्स्ट है, इसमें जनरल रहेगा। इसमें जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट 4 यूनिट्स है, ठीक है? एचपी, जीके, करंट, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, ये सभी के लिए इक्वल रहना है फर्स्ट पेपर, ठीक है? इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सभी के लिए इक्वल यूनिट से सारे यूनिट से पूछे जाएंगे, इन चारों यूनिट से पूछे जाएंगे। और इसमें मेन बात ये है कि इसमें जो हमारे ये 50 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट पेपर में, जो फर्स्ट पेपर हमारा, ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर से क्या अभिप्राय है? इससे ये मतलब है कि जो इसमें हमारे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसमें से हमें 18 क्वेश्चन लाने ही होंगे। चाहे हमारे इसमें नेगेटिव मार्किंग में भी जाए कुछ क्वेश्चन, और उसके बावजूद जो हमारे बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन बचने चाहिए काट-कूट के, वो 18 क्वेश्चन बचने चाहिए। इसमें जो हमारे टोटल क्वेश्चन है, वो 50 रहेगा, और इसमें जो ईच क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स होगा। यानी टोटल हमारे कितने होंगे इसमें? 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। कितने का? 100 मार्क्स का। 100 में से हमें कितने मार्क्स चाहिए क्वालीफाइंग के लिए? 35% चाहिए। 100 में से 35% चाहिए, और जो 50 क्वेश्चन है, इसमें से 18 क्वेश्चन चाहिए क्वालीफाइंग के लिए। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी हमारी, ये 1/4 रहेगी। 1/4 से क्या मतलब है? अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है, आपका 1 क्वेश्चन माइनस में जाएगा, जो आपका सही है, उसमें से जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास टोटल कितने हैं? 50 क्वेश्चन है। इसमें से हमारे 50 में से 25 सही होते हैं, कितने? 25 सही होते हैं, 25 सही और 25 गलत होते हैं। तो इसमें से हमारे जो माइनस में जाएँगे, वो जाएँगे जो 25 क्वेश्चन हैं, अब माइनस में इसमें से जाने हमारे 6 चौके 24, बचा 1 क्वेश्चन और, जो माइनस में जाना है, तो ये जाएगा, 1 के बदले कितने करने हैं हमारे? 0.25। यानी जो हमारी 25 के बदले जो सही में से थे हमारे 25, इसमें से हमारे 6.25 ये क्वेश्चन कटेंगे, और हमारे टोटल कितने बचे वापस? अगर हमारे 25 सही है और 25 गलत है, तो हमारे बचे 18.75। तब तो हमारा क्वालीफाई हो जाएगा, अगर हमारे 25 सही है, 25 गलत है। पर हो सकता है हमारे 23 सही हो और बाकी हमारे 27 गलत हो, तो तब तो हमारा बिल्कुल भी हमारा जो फर्स्ट पेपर है, वो क्वालीफाई नहीं होना है। अगर हमारा फर्स्ट पेपर क्वालीफाई नहीं होगा, तो हमारा सेकंड पेपर चेक ही नहीं होना है। तो फर्स्ट पेपर के ऊपर भी हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमारा सेकंड पेपर की जो मेहनत की है, हमने इतनी मेहनत की, वो बेकार नहीं जाए। तो इसीलिए हमने क्या है, जो फर्स्ट पेपर है, इसके लिए हमने एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमारे टोटल 10 मॉक टेस्ट लेने हैं। हमने 1 कर दिया है, और सेकंड हम आज कर रहे हैं। इसमें जो हमारी टोटल 10 मॉक टेस्ट रहने हैं, ये 25 मार्च के अराउंड में सारे कंप्लीट हो जाएँगे, और जो ये टोटल हमारे 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, इसमें से हमारे जो एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 30 से 40% रहेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब ये देख लो, आपकी 50 क्वेश्चन का जो टोटल 30 से 40% वो कितना रहेगा? अगर आपके इतने क्वेश्चन इन 10 मॉक टेस्ट में से रहेंगे, आपका जो फर्स्ट पेपर है, वो ईज़िली क्वालीफाई हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी कर लोगे, और कुछ क्वेश्चन अरे-परे से भी आप देख लेना। अगर किसी कोई और भी मॉक टेस्ट कर रहा हो, वहाँ से भी देख लेना। आपके लिए ईज़ी रहेगा, अगर आप इन 10 मॉक टेस्ट में से बहुत ही ईज़िली कर पाएँगे आप, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया इस 10 मॉक टेस्ट के ऊपर। और दूसरा ये देखना कि जो ये आप ये मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी ओएमआर शीट रहती है, जो पेपर में रहती है, जो फाइनल हमारा एग्ज़ाम होगा इसमें, जो हम जब पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वो जो ओएमआर शीट है, आपने उसको डाउनलोड कर लेना अभी भी, और जो आप मॉक टेस्ट है, वो उसी ओएमआर शीट में दें। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है, 10-15 प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि आपके लिए ईज़ी रहे, क्योंकि इस बारी जो हमारे ऑप्शन है, वो 5 रहने हैं। तो हमारा डिफ़िकल्ट रहना है कि किस तरीके से हमें जो अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से करना है। तो आप लोगों ने अच्छे से करना है पेपर एग्ज़ाम में भी, और यहाँ पर भी जो मॉक टेस्ट है। और ये देखना कि मैंने कितने अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स यहाँ पे मैंने लाए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कुल्लू का कौन-सा राजा चंबा के राजा मेरुवर्मन के साथ हुए युद्ध में मारा गया था?
हमारे पास ऑप्शन है जरेश्वर पाल, दत्तेश्वर पाल, शीतल पाल, अमरपाल। इसका जो हमारा सही आंसर है, जब मेरुवर्मन ने कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया था, जिस टाइम कुल्लू का राजा था, वो था दत्तेश्वर पाल। तो जो ये दत्तेश्वर पाल और जो मेरुवर्मन है, इनके बीच युद्ध हुआ था। इसमें दत्तेश्वर पाल की मौत हो जाती है। और जो दत्तेश्वर पाल है, इनके दो बेटे होते हैं, शीतल पाल और अमरपाल। जो ये युद्ध होता है, इसमें अमरपाल की भी डेथ हो जाती है। और जो शीतल पाल है, ये शरण लेते हैं बुशेर में। ये बुशेर में जाकर शरण लेते हैं। और इनके जो आगे पांचवी या छठवीं पीढ़ी के जो जरेश्वर पाल है, ठीक है, जो सिक्स पीढ़ी के जरेश्वर पाल है, ये इस टाइम बुशेर में होते हैं। इस दौरान जो चंबा का राजा है, वो होता है लक्ष्मी बर्मन। लक्ष्मी बर्मन। ये जो लक्ष्मी बर्मन है, इनके टाइम में एक तो चंबा में महामारी फैलती है, महामारी। और दूसरा जो तिब्बत है, तिब्बत, यहाँ के जो कीर होते हैं, कीर द्वारा चंबा के ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो इस टाइम जो चंबा की हालत है वो खस्ता होती है। तो इसी चीज का जो फायदा है वो कौन उठाते हैं? जडेश्वर पाल। क्योंकि जो दत्तेश्वर पाल के टाइम में कुल्लू है वो चला जाता है चंबा के अधीन। क्योंकि जो दत्तेश्वर पाल और जो मेरू वर्मन का युद्ध होता है, इसमें कुल्लू की हार होती है और जो कुल्लू है वो चला जाता है चंबा के अधीन। तो इस टाइम में जडेश्वर पाल इस चीज का फायदा उठाते हैं और जो चंबा है इसके ऊपर आक्रमण करते हैं और जो कुल्लू है उसको छुड़ा देते हैं चंबा के चुंगल से। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है दत्तेश्वर पाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना विवरण किसका है या किसने किया है? तो इसमें हमारे पास जो सही आंसर है वो है टॉलमी। इसमें हमारे पास जो पाणिनि है, इनका अष्टाध्याय मैन है। हुनसाग आपको पता है कि ये हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे 630 से, ये 644 या 45 के अराउंड रहे भारत में। और इस दौरान ये 35 में 635 में हिमाचल में आए थे, ठीक है। और जो विशाखा दत्त है, इनका मुद्रा राक्षस मैन है। अच्छा, जो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना विवरण किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो टॉलमी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू की वंशावलियां किसने प्राप्त की है? इसमें हमारे पास जो सही आंसर है वो है कैप्टन हरकोट। जो कैप्टन हरकोट है, इन्होंने कुल्लू की वंशावलियां प्राप्त की है। और जो टॉलमी है, हमें पता है कि इनका सबसे पुराना विवरण है। और हमारे पास दूसरा जो वंशावली से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो कांगड़ा की वंशावलियों से बनता है कि जो कांगड़ा की वंशावलियां है वो किसने प्राप्त की है? तो वो हमें पता है कि जो 1820 में मूर क्राफ्ट आए थे भारत या जो हिमाचल, तो इन्होंने क्या है कांगड़ा की वंशावलियां प्राप्त की थी, ठीक है। जो मूर क्राफ्ट है उनकी कांगड़ा की है और जो कुल्लू की है वो हरकोट की है। ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी पूछते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा है कैप्टन हरकोट, जिन्होंने कुल्लू की वंशावलियां प्राप्त की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलेज या फुलीज जो मेला है, ये किस जिले में मनाया जाता है? तो ये हमारा जो ये फुलेज है, ये किन्नौर में मनाया जाता है। किन्नौर का प्रमुख मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है त्रिशूल। जो त्रिशूल है ये किसका अस्त्र है? ये शिव भगवान का है। जो औदुंबर है ये शिव भगवान के भक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करने के लिए पूछा गया है। यहाँ पर हमारे पास मेन रिवर है और ट्रिब्यूटरी है। हमने देखना है कि जो ट्रिब्यूटरी है ये कौन से मेन रिवर की है, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहली है तीर्थन। जो तीर्थन है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ब्यास की है। जो ब्यास है ये कुल्लू की रोहतांग दर्रे से निकलती है। दूसरी है हमारे पास बासपा। जो बासपा है ये किसकी मेन ट्रिब्यूटरी है? ये है सतलुज की। जो सतलुज है ये मानसरोवर राकस्ताल तिब्बत से निकलती है। और जो शिवकी है, शिवकी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है किन्नौर में, ठीक है। और तीसरी है हमारे पास तौस। जो तौस है ये किसकी है? तौस यमुना की मेन ट्रिब्यूटरी है। जो यमुना है ये उत्तराखंड के कालिंदी पर्वत से निकलती है, कालिंदी पर्वत, ठीक है। और जो बुद्दिल है ये किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी है? बुद्दिल है राबी की। जो राबी निकलती है ये कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से। इस तरीके से जो हमारा आंसर हुआ, एक का दो, दो का तीन, तीन का चार और चार का एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने मंडी के किस राजा को 12 वर्षों तक नादन जेल में बंदी बनाकर रखा था? इसका जो सही आंसर है वो है ईश्वरी सेन। जो ईश्वरी सेन है ये मंडी के राजा थे और जो संसार चंद है ये कांगड़ा के राजा थे।
इनके बीच जो युद्ध होता है इसमें ईश्वरी सेन की हार होती है और जो संसार चंद है वो ईश्वरी सेन को 12 वर्ष तक नादौन जेल में बंदी बनाकर रखते हैं। जब अमर सिंह थापा होते हैं, जो अमर सिंह थापा है, अमर सिंह थापा ये कौन है? ये गोरखा सेनापति है। जब ये कांगड़ा पर अटैक करते हैं तो इसमें जो संसार चंद है इनकी हार हो जाती है। इस टाइम जो अमर सिंह थापा है ये ईश्वरी सेन को छुड़ा लेते हैं संसार चंद की चुंगल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति के लेखक कौन है? इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है AFP हारकोट। ये जो हारकोट है इनकी वंशावलियां है कहाँ की है? कुल्लू की है। इन्होंने कुल्लू की वंशावलियां प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें एवं दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनें। यहाँ पर हमारे पास पहले का है भारतीय लोकतंत्र के जो प्रथम मतदाता थे ये कौन है? ये है श्याम शरण नेगी, जिनकी अभी 2023 में डेथ हुई है। 2023 में अपने डेथ से पहले इन्होंने वोट डाल दिया था। ठीक है, 2023 में इनकी डेथ हो गई है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, इसका जो है वो है हमारे पास मेजर हिम्मत सिंह। और तीसरा है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? ये है जयवंत राम। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव केएल मेहता रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो सही आंसर है वो है पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा के राजा संसार चंद के शासनकाल में निम्न में से किस चित्रकार को, पहाड़ी चित्रकार को या पहाड़ी चित्रकारी को पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकार कला का महान नायक माना जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है वो है मानकू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो प्रिंसली स्टेट है, स्वतंत्र राज्य है, वो कौन सा था जिसका वर्णन हमें महाभारत, पुराणों और पाणिनि के कार्यों में मिलता है? इसमें हमारे पास जो सबसे पुराना प्रिंसली स्टेट है ये त्रिगत है और दूसरा कुलू है। ठीक है, पहला त्रिगत और दूसरा कुलुतः। तो इसका सही आंसर है त्रिगत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने या जो पहले निवासी है वो कौन थे? यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर होगा वो होगा दास, निषाद और दस्यु। अगर हमारे पास जो दास, निषाद और दस्यु ये ऑप्शन में नहीं है तो इसमें सबसे पहले हमारे कौन आएगा? इसके बाद जो कोली और मुंडा है ये आएगी। अगर हमारे पास दास, निषाद और दस्यु नहीं है तो इसका सही आंसर कौन सा है? दास, निषाद और दस्यु ये सबसे पहले निवासी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों के उस राजा का नाम क्या था जिसने 40 वर्ष चले युद्ध में किरातों के वीर एवं शक्तिशाली राजा शांबर को हराया था? इसका हमारे पास सही आंसर है दिवोदास। जो भारद्वाज है ये इनके सलाहकार थे दिवोदास के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो वुमेन लिटरेसी रेट है ये कितनी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है 75.93 और जो हमारी टोटल है लिटरेसी रेट ये 82.20 है। सही आंसर क्या है इसका? जो वुमेन की लिटरेसी रेट है ये है 75.93 और जो टोटल है वो 82.20 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? जो राज्य पशु या पक्षी है कोई भी है, इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो इसको सारे को देख लेना कि जो हमारा राज्य पशु कौन सा है, राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, ये सारी चीजें देख लेना। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हिम तेंदुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा करंट से रिलेटेड है। हमारे 15 क्वेश्चन एसवीजीके के कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारे जो 15 क्वेश्चन रहेंगे ये करंट के हैं। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी व्याकरण रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है? करंट से है। क्वेश्चन नंबर 16 2024 में गणतंत्र दिवस, जो भारत गणतंत्र दिवस है, परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका हमारे पास जो सही आंसर है वो है इमैनुअल मैक्रोन। जो इमैनुअल मैक्रोन है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है। कहां के है? फ्रांस के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है इसने फाइनल में भारत को हराकर ये जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में
आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? इसका जो हमारा सही आंसर है, जो ये G20 है, इसकी थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये क्या थी? इसकी थीम थी। और जो 2023 में ये शिखर सम्मेलन हुआ है G20 का, ये कहाँ हुआ है? इंडिया में। और इसकी अध्यक्षता की है भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी ने की है इसकी अध्यक्षता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसमें जो भारत की रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में, वो है 40वीं, 40 थे। 40 कितने में से है? आउट ऑफ 132। और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड क्या है? फर्स्ट रैंक में है। और जो इंडिया की है वो है 40वीं आउट ऑफ 132 कंट्रीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2023 में जाति आधारित जो जनगणना है, सेंसस है, शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेट है, ये बिहार है, जिसने 2023 में कास्ट बेस्ड सेंसस शुरू किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है, ये किसने जीती है? इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है इंडिया। इंडिया ने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है 2023 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज काजिन 2023 आयोजित कर रही है? इसका जो हमारा सही आंसर है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, क्या है? कजाकिस्तान। ये जो सैन्य अभ्यास है, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कौन से किस देश के साथ किया जाता है? जैसे कि जो हैंड इन हैंड है, ये भारत एंड चाइना के साथ है। और जो दूसरे जितने भी है, जापान के साथ कौन सा होता है, यूएसए के साथ कौन सा होता है, या किसी दूसरे कंट्रीज के साथ भी कोई जो हमारा ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, तो ये सारी देख लेना कि कौन सा किस कंट्रीज के साथ होता है। इससे क्वेश्चन रहेगा ही एक एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किससे संबंधित है? हमारे पास पहला ऑप्शन है, इस योजना के तहत अनाथ, अर्ध अनाथ और विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग लाभान्वित होंगे। यानी जो पहला है ये पूरी तरह से सही है। और जो दूसरा ऑप्शन है ये है, इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले 27 ईयर तक की जो आयु के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे और व्यक्ति, ये लाभान्वित हो गए और ये चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे। यानी जो दूसरा है ये भी पूरी तरह से सही है। इस तरह से जो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हुआ, ये हुआ ए एंड बी दोनों ही सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के लिए जो नोबेल पीस प्राइज है, नोबेल शांति पुरस्कार है, ये किससे सम्मानित किया गया था? किसे दिया गया था ये? इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है नरगिस मोहम्मदी। इनको ह्यूमन राइट के फील्ड में दिया गया था ये। इसमें ह्यूमन राइट के फील्ड में। इसमें देख लेना आप लोग कि जो ये नोबेल प्राइज है, ये कौन-कौन से फील्ड में दिए जाते हैं। ये टोटल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये देख लेना कि कौन-कौन से क्षेत्र है। और जो 2023 में पूरी लिस्ट है, देख लेना कि किसको कौन-सा प्राइज़ दिया गया है, कौन सी फ़िल्म में किसको कौन-सा प्राइज़ दिया गया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? इसका सही आंसर है जासूसी। जासूसी के लिए 8 भारतीयों को कतर में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि अभी फ़ेब 2024 में माफ़ कर दी गई है, 2024 में। ये भारत की एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है, भारतीय प्रधानमंत्री, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये मनाया जाता है। ये जो डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे देख लेना कि कौन से दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इससे एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों के अनुसार भारत कैंपस में स्थापित करने के इच्छुक विदेशी जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, इनके जो न्यूनतम रैंकिंग है ये क्या होनी चाहिए? इसका हमारे पास सही आंसर है, ये शीर्ष 500 के अंडर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो न्यू पार्लियामेंट है, नए संसद भवन का आकार है, ये किस तरह का है? इसका जो सही आंसर है वो है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय
शेप में ये बना हुआ है जो नया संसद भवन है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लेना आप। जो न्यू पार्लियामेंट है, इसका जो आकार है वो कितना बड़ा है, कौन कितने एरिया में ये फैला है और इसका कौन से जो कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके जो मेन आर्किटेक्ट है वो कौन थे और कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन देख लेना। इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने विश्व रैंकिंग में फिर स्थान हासिल किया है? इसका हमारा जो सही आंसर है वो है बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस है 2023 में ये कोप 28 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोप फर्स्ट हुआ था जी 1992 में हुआ था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन से जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी में हुआ है ये, अबू धाबी। ये कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर से है। विच वन बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच? ये क्या है हमारे पास, किसका है? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करना है। ही सेड टू हिज फादर, कॉमा, प्लीज इंक्रीज माय पॉकेट मनी। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा, कौन सा आएगा? ये आएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। ये हमारा क्या, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। द बेस्ट नोवेल हैज बीन चूजन। इसका क्या आंसर आना हमारा सही? इसका ना पहला ही, दे हैड चूजन द बेस्ट नोवेल, ठीक है? क्या है? दे हैव चूजन द बेस्ट नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वेंट डैश विद अस फॉर 10 ईयर। ये हमारा 10 से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या आना हमारा? इसमें आना है हैज बीन वर्किंग। दिस सर्वेंट हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर 10 ईयर। हैज बीन वर्किंग, इसमें क्या आना है? सही आंसर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of word। इसका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलना है। ये बोलना हमें, दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स। इसका सही आंसर क्या होता है? जिसके पास सेवरल वाइफ्स यानी बहुत सारी पत्नियां होती है, उसका सही आंसर होता है पॉलीगामी। और जिसका जिसके पास क्या है, एक ही पत्नी होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है, उसका होता है मोनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड? हमें किसका विपरीतार्थक बताना है? हमें बताना है इनक्रेडिबल का। इसका विपरीतार्थक क्या होगा? इसका होगा बिलीवेबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किससे है? ये आर्टिकल से है। क्या पूछा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज डैश फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका सही आंसर क्या आना है? इसका आना है द। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, what part of speech connects word or groups of words? Example are for, and, nor, but, or, yet and so। इसमें हमारे पास ऑप्शन है preposition, adverb, interjection and conjunction। इसका आंसर क्या है? जो जोड़ते हैं ये वर्ड सारे, ये क्या है? हमारे कंजक्शन होते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ऑलवेज अ डैश एट द बिगिनिंग ऑफ preposition phrases and it ends with a noun or pronoun। इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है? प्रेपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब और नाउन। इसका सही आंसर क्या है? प्रेपोजिशन इसका सही आंसर है, प्रेपोजिशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द जंबल पार्ट्स पी क्यू आर एस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमारे पास यहाँ पर जंबल दिए है पी क्यू आर एस, इसमें हमारे पास अलग अलग आधे अधूरे सेंटेंस दिए गए हैं, जिसको मिला के हमें क्या, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इसका जो हमारा सही आंसर आएगा, सबसे पहले हमारा क्यू आना है, ठीक है? क्यू, इसके बाद हमारा क्यू के बाद एस आएगा, ठीक है? एस आएगा, एस के बाद हमारा आर आना है, फिर पी आना। ये सारा मिला के हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बना? ट्रैकिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड फ्लड्स टुगेदर पोज्ड मेजर चैलेंजेस फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश ग्रामर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्या है? व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड? ये पर्यायवाची शब्द पूछा है, किसका? रेबेलियन का। जो रेबेलियन का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है इंसर्जेंसी। क्या है? इंसर्जेंसी इज द सिनोनिम ऑफ रेबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा हिंदी व्याकरण से है। किससे है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन देने हैं, और टोटल तो आपको पता है कि जो चारों यूनिट से हमारे पास क्वेश्चन देने हैं,
ये 50 क्वेश्चन रहने हैं और जो ईच क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का होगा और जो टोटल मार्क्स है ये 100 मार्क्स हो गए और जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 35% और जो क्वेश्चन है ये 18 है, ठीक है। 18 क्वेश्चन और 35% रहना है आउट ऑफ 100 और 18 क्वेश्चन रहने हैं आउट 50 क्वेश्चन। हमारे अभी जो मॉक टेस्ट बचे हुए ये 8 मॉक टेस्ट बचे हैं, हमारे 2 आज हो जाएंगे और 8 बचे हुए हैं। ये जो 8 मॉक टेस्ट है बचे हुए ये 25 मार्च के अराउंड में कंप्लीट कर दूंगा और इन्हीं बीच में क्या है, जो हमारा सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, इसके भी मैं 5 मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, 5 मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। सो आप लोग जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें जिससे जो अपकमिंग वीडियोज़ है, उनकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। हाँ, अगर मेरी ये वीडियो में आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की है, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्ट किया है, सो वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कर लेना, ठीक है? सो यहाँ पर हमारे पास हिंदी व्याकरण का पहला क्वेश्चन क्या है और जो टोटल क्वेश्चन नंबर है ये 41 है। हिंदी व्याकरण का पहला क्वेश्चन है। जो बागिश है, बागिश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका जो हमारा बागिश का संधि विच्छेद होगा वो होगा बाक जमा ईश। ये इसमें हलंत लगा रहेगा को में। बाक जमा ईश बराबर क्या बना? बागिश। ठीक है? आंसर क्या होगा इसका? बाक जमा ईश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन करना है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें से 3 गलत है और 1 सही है। देखते हैं कौन-सा इसमें सही है, कौन-सा गलत है। पहला है जो पहला ऑप्शन है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहे। यहाँ पे लड़ाते रहे इज़ द नॉट करेक्ट, ठीक है। दूसरा है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर रहे उलझे रहे, ये भी गलत है। तीसरा है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहे। क्या है? नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहे। ये सही लग रहा है, ठीक है। चौथा देखते हैं, नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहे। ये गलत लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सही लग रहा है, वो लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं। हाँ, यही है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन-सी संज्ञा है? इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा समूहवाचक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो ईमानदारी है ये आपको भी लग ही रहा होगा कि ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। इसमें क्या है हमारी इमोशनल जुड़े रहते हैं, ठीक है, फीलिंग्स है, लव है, हेट है, ये हमारे सारे क्या होते हैं, ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और जो व्यक्तिवाचक में वो किसी का नाम वगैरह आता है जैसे कि रमेश या सुमेश, इस तरह के इसमें हमारे किसी व्यक्ति या प्लेस के नाम आते हैं। और समूहवाचक में आपको पता ही है उसमें क्या है, समूहवाचक में हमारे कुछ वो रहता है, कलेक्टिव समूह रहता है, जैसे कि हम बोलते हैं क्लासरूम बोल दिया हमने या क्लास बोल दिया या सेना बोल दी, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है, ठीक है? या हमने बेंच बोल दिया, तो इस तरीके से हमारे समूहवाचक में रहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा हो। तो इसका जो सही आंसर है ईमानदारी का वो है, ईमानदारी कौन-सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ का या जो नीलकंठ है इसमें कौन-सा समास है? नीलकंठ में कौन-सा समास है हमारा? इसमें है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु-पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्यों में जो ही है, ये कौन-सा निपात है? यहाँ पे हमारे पास 4 निपात है। कौन-कौन से? आदरबोधक, बलदायक, अवधारणामूलक, तुलनात्मक। ये देखते हैं जो बल आदर सूचक होता है, इसमें कौन-सा होता है? जिसमें किसी शब्द में हम क्या है, किसी को आदर दे रहे हो। जैसे सर जी या कमलेश जी, कमल जी, इस तरह के क्या होते हैं हमारे, ये आदर सूचक शब्द होते हैं। जो जी है, ये कौन-सा है? आदर सूचक है। अब बलदायक कौन से होते हैं? बलदायक यहाँ पे देख रहा है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं पशु-पक्षी अपना हित समझते हैं, ये सिंपल हो गया। जब यहाँ पे हमारा ही निपात जुड़ गया, ये कौन-सा निपात है? ये ही हमारे क्या है, एक तरीके से फोर्स दे रहा है, शब्द में फोर्स दे रहा है ये, बल दे रहा है। पशु-पक्षी ही अपना हित समझते हैं, जो पशु-पक्षी ही है, ये अपना हित समझते हैं। तो इस तरीके से जो ही हो गया, ये कौन-सा निपात है हमारा? ये है बलदायक। अब अवधारणामूलक कौन सा होता है? जिसमें कोई अवधारणा, हम कोई कांसेप्ट टाइप इस तरीके से जो शब्द आ रहे हो, वो अवधारणामूलक होते हैं। वो देख लेना किसमें कौन से शब्द आते हैं। ये टोटल 7 या 8 निपात है, देख लेना कौन-कौन से हैं। ये 10 से 15 मिनट का ही इसमें टाइम लगना है आपके, 10 से 15 मिनट का टाइम लगना है और ये सारे निपात आपकी हो जाएँगे। और तुलनात्मक तो आपको पता ही है, और है और तथा, ये सारे क्या है, तुलनात्मक है, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्या है कंपैरिज़न कर रहे हो, वो कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं तुलनाबोधक निपात होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे ही है, ये कौन-सा निपात है? बलदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रूप का चयन करें। यहाँ पे हमारे पास उज्ज्वल लिखा हुआ है अलग-अलग तरीके से। हमें क्या है, एक ये देखना है, रूप देखना है कौन सा है उज्ज्वल का। तो उज्ज्वल को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? उ, आधा ज, आधा ज फिर वो पूरा और ल, इस तरीके से लिखते हैं हम उज्ज्वल। कैसे? उज्ज्वल, ये लिखते हैं।
बाकी ये 3 गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? अब जो पतझड़ है, इसका विपरीत क्या होगा? जब पत्ते झड़ते तो पत्ते लगते कौन से टाइम में? बसंत ऋतु में लगते हैं, ठीक है? तो जो पतझड़ का विपरीतार्थक हुआ, वो हुआ बसंत। बसंत ऋतु क्या है? इसमें हमारे नए-नए पत्ते उगते हैं, लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बैराए जग, वा पाए बैराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार सारे के सारे देख लेना आपकी कौन-कौन से अलंकार है। ये थोड़े ही है 6-7 अलंकार है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी से नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन-मेन वो देख लेना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कनक कनक है, ये 2 बार ही आ रहा है। अब जो यहाँ पे जो कनक कनक है, इसका एक ही शब्द जब 2 बार ही आए और उनके अर्थ अलग-अलग हो, तो उसमें वो कौन से अलंकार होते हैं हमारे? वो होते हैं यमक अलंकार, ठीक है? जो कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिक आए, या खाए बैराए जग वा पाए बैराए। इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने क्या बोला? जहाँ पे जो एक ही शब्द है, वो 2 बार ही आए और उसके अर्थ अलग-अलग हो, तो वहाँ पे हमारा जो अलंकार होगा वो होगा यमक अलंकार। यहाँ पे एक कनक का अर्थ जो पहला कनक है, उसका अर्थ है सोना, ठीक है? सोना। और जो दूसरे कनक का अर्थ है, वो क्या है? धतूरा। इस तरीके से जो एक ही शब्द है, ये यहाँ पे 2 बार ही आ रहा है। अब पहले का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ है धतूरा। है तो एक ही शब्द, ठीक है? पर इनके जो अर्थ है वो अलग-अलग है। तो ये कौन से अलंकार रहते हैं हमारे? वो रहते हैं यमक अलंकार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। जो त वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? हमारे पास जो टोटल वर्ण है, वो देख लेना कि जो टोटल वर्णों का उच्चारण स्थान है, वो कौन-कौन सा है। और जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पर आपकी जो जीभ है, वो स्पर्श कर रही है, वही उसका क्या उच्चारण स्थान होगा। अब यहाँ देखते हैं कि जो त वर्ग के हमारे वर्ण इसमें कौन-कौन से आते हैं? त, थ, द, थ, ये आते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि जो हमारी जीभ है, वो कहाँ स्पर्श हो रहा है? ये दाँत में हो रही है। तो इस तरीके से जो इसका उच्चारण स्थान है, वो होगा तवर का दंत होगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल आपको पता ही है जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जनरल पेपर है पीजीटी का, ठीक है? इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहने हैं। तो ये हमारा इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है और ये जो टेस्ट सीरीज़ है, इसका ये दूसरा मॉक टेस्ट है, ठीक है? इसके बाद हमारे 8 मॉक टेस्ट और बचे हुए, वो हम आने वाले टाइम में करेंगे। इसमें क्या है, वकील किस भाषा का शब्द है? मैंने आप लोगों को बोला है कि जितने भी हमारे जो ये शब्द है अरबी, फ़ारसी, तुर्की, ये सारे रट लेना क्योंकि हमारे पास और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, सिवाय रटने के यहाँ पे जो ये शब्द है, ठीक है? यहाँ पे जो हमारा वकील है, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है? अरबी। सो इस तरीके से हमारा जो ये सेकंड मॉक टेस्ट है, ये खत्म हो जाता है। ये जो टोटल 50 क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लेना और जो चैनल इसको सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है, इसको प्रेस कर लेना, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज़ है, उनकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।